नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2022 सीफिन का क्वेश्चन पेपर का विषय ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। और ये जो क्वेश्चन है मैं आप सभी को बता दूं, नवंबर 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आपको 2021 सीफिन ही देखने को मिलेंगे जो कि भी एग्ज़ाम हुआ था 2022 में। तो इसलिए मैं आपको ईयर के साथ साथ मंथ भी बता दिया हूँ। तो चलिए साथियों, सबसे पहले देख सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बहुत ही कठिन अन्य सेमेस्टरों वाले एग्ज़ाम से, मतलब अन्य बार जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता था तो उस वक्त के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो ऑब्जेक्टिव होता था उससे कठिन सवाल यहाँ पे 2022 सीवन में पूछे गए हैं। तो आप सभी के सामने ये देख सकते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव ये रहा जिसमें Fx and Fy and the component of force F making angle alpha and beta with Fx and Fy respectively, और if अल्फ़ा लेस देन है बीटा से तो क्या होगा, आपको ऑप्शन में बताने हैं कि फोर्स जो है Fx लेस देन होगा, फोर्स Fx ग्रेटर देन होगा Fy, या फिर फोर्स Fx इक्वल्स टू होगा Fy के, या फिर नन ऑफ दिस। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी को आपको कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। बताया गया है कि फोर्स F है तो मान लेते हैं कि आपका फोर्स Fa हो गया, और बोला है कंपोनेंट है इसका Fx एंड Fy, तो ये रहा Fx, एक कंपोनेंट ले लेते हैं जो कि बोला गया है कि Fx एंगल पर या फिर जो x एक्सिस पे बना रहा है, और एंगल कितना है Fx के अकॉर्डिंग तो अल्फ़ा है। और एक कंपोनेंट Fy बोला गया है, F का एक दूसरा कंपोनेंट Fy, और यह y एक्सिस पर या फिर Fy पे बीटा एंगल बना रहा है, ये बताया गया है। अब एक केस है कि अल्फ़ा लेस देन बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप सभी से पूछूं कि अगर यहाँ पे एंगल अल्फ़ा है तो Fx जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो यह फोर्स इंटू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, फोर्स इंटू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं पूछूं कि अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में Fy क्या हो जाएंगे, तो Fy आपका अल्फ़ा को अगर एंगल मानते हैं तो उसका y एक्सिस पे जो कंपोनेंट बनेगा वो आपके हो जाएंगे F साइन थीटा, F साइन अल्फ़ा हो जाएगा, थीटा तो यहाँ नहीं दिया गया है। अब आपको यहीं से कंपेयर करने हैं, ठीक है, कि F साइन अल्फ़ा ग्रेटर देन होगा या फिर F कॉस अल्फ़ा ग्रेटर देन होगा, इक्वल्स टू होगा, लेस देन होगा, जो भी हो। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि यहाँ से भी निकाला जा सकता है, अल्फ़ा को कंपोनेंट लेते हुए भी निकाला जा सकता है, बट मैं यहाँ क्या करता हूँ कि अब ये जो एंगल जब बीटा दिया ही गया है Fy के रिस्पेक्ट में F जो है वो यहाँ पे बीटा एंगल बना रहा है, तो क्यों ना हम इसको भी एक्स एक्सिस की तरह ही यहाँ पे मान करके बीटा को एंगल मान लेंगे, तब जो इसका कंपोनेंट होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा F कॉस बीटा के बराबर भी Fy हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंगल सटा हुआ लाइन के सामने हो तो कॉस बीटा हो जाएगा, यहाँ भी अल्फ़ा सटा हुआ है बेस से तो इसलिए F कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे F कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा भी होगा यहाँ पे भी। यहाँ पे अगर इसको कंपोनेंट मान लिया जाए, बीटा को एंगल मान लिया जाए, तो ये आपका हो जाएगा F साइन बीटा भी हो जाएगा। लेकिन हम क्या अभी कंपेयर करते हैं, इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, ठीक है, इसको और इसको में कंपैरिजन करते हैं। कैसे करेंगे, तो चूँकि एंगल दिया हुआ है अल्फ़ा लेस देन है बीटा के, अल्फ़ा लेस देन है बीटा के, तो F कॉस अल्फ़ा क्या होगा, डैश कर देता हूँ, F साइन को नहीं, यहाँ पे कॉस ही लेते हैं,
ताकि आप साइन से भी आप बना सकते हैं, बट हम कॉस लेते हैं। तो कॉस अगर आप लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा एफ कॉस बीटा है, बिल्कुल है। बोला गया है अल्फ़ा लेस देन बीटा, तो क्यों ना हम एक एंगल पकड़ लेते हैं। अल्फ़ा छोटा है तो अल्फ़ा को 30 डिग्री ले लेते हैं और बीटा को 60 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। या फिर कॉस अल्फ़ा के जगह पे हम लोग अल्फ़ा छोटा है तो सबसे अच्छा रहेगा कि 0 डिग्री ले लेते हैं और बीटा को 90 डिग्री ले लेते हैं। बीटा बड़ा है तो हमने बीटा को बड़ा बड़ा एंगल लिया है। अब एफ तो दोनों में है तो उसको हम लोग भूल ही जाए तो अच्छा है, ठीक है। फिलहाल के लिए भूल जाते हैं। यहाँ पे देखिए cos 30 और cos 60। अब आपको बताना है, यहाँ पे बताइए इसमें से कौन बड़ा होगा, cos 30 बड़ा होगा या cos 60 बड़ा होगा, cos 0 डिग्री बड़ा होगा या cos 90 डिग्री बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली सी बात है cos 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड cos 90 इज इक्वल्स टू 0, तो इसलिए cos 0 ही बड़ा है। यहाँ पे cos 30 डिग्री बराबर √3/2 और ये आपका 1/2, तो इसलिए cos 30 ही बड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा डिक्रीजेज होता है, उसका वैल्यू स्मॉल एंगल पे बड़ा होता है और जितना बड़ा जाएगा उतना वो छोटा होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए cos का प्रॉपर्टी। साइन का वैल्यू इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है और 90 डिग्री पे 1 पे जाता है। तो इसलिए आपको ये पता चल रहा है कि आप अब इसमें f से मल्टीप्लाई भी दोनों तरफ कर दे तो बतवा वही रहने वाला है, जो एंगल छोटा है वो आपका बड़ा होने वाला है, ठीक है। उसका वैल्यू, उसके फोर्स के कंपोनेंट का वैल्यू बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे बीटा वाला जो था वो Fy था, बीटा वाला जो था ये Fy था और 0 डिग्री लेस देन एंगल वाला आपका cos अल्फ़ा वाला एंगल था, तो ये आपका Fx था, क्योंकि Fx के यहाँ कंपोनेंट था x एक्सिस पे। तो यहाँ से Fx ग्रेटर देन Fy पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया। तो Fx जो है वो ग्रेटर देन होगा Fy के, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार समझ के आपको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और आप समझ जाइएगा तो आप कैसा भी आपका नंबर बदल भी क्यों न दे, आप लोग आसानी से बना पाइएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन अच्छा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी से ही मांगता हूँ, आप सभी को ही बोलता हूँ कि प्रत्येक PDF पर प्रत्येक क्वेश्चन का पेपर आप भेजिए। मैं आपको 10 रुपये दूंगा, 5 सब्जेक्ट का देते हैं तो 50 रुपये दूंगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों की ही गलती है, आप में से किन्हीं लोग ने ही इसे शायद ख़राब PDF बनाया है, इसलिए आपको थोड़ा सा परेशानी उठानी पड़ रही है, वीडियो आपको अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। इफ़ द एंगल बिटवीन 2 नॉन जीरो फोर्सेस F1 F2 और 2 नॉन जीरो फोर्सेस है, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू होगा, F1 F2 ले लिया गया है, ठीक है, और उसके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। यहाँ पे मैं आप सभी को बताऊं तो 2 नॉन जीरो फोर्सेस, ये आपका F1 ले लेते हैं, ये आपका F2 ले लेते हैं, F1 इसको और F2 इसको, और इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। अब यहाँ से पूछा गया है कि रिजल्टेंट इसका F जो होगा वो कितना होगा, रिजल्टेंट आपको बताने हैं। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है साथियों, क्या होता है, तो आप सभी को बता दूं कि F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड या फिर रिजल्टेंट जो होगा वो आपका फॉर्मूला ये होता है कि F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। यहाँ सारा खेल हो जाता है cos थीटा का। cos थीटा के जगह पे आप cos 120 डिग्री रखेंगे तो इसका वैल्यू जो होता है वो cos 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और
cos 60 माइनस cos 60 इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 1/2 इसका वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो F1 प्लस F2 यही तो इसका रिजल्टेंट होगा, बिल्कुल यही इसका रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट जो F है वो क्या है, तो यहाँ पे रख दीजिएगा इसका वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 का स्क्वायर तो एज इट इज रहने वाला है, यहाँ पे 1 माइनस 1/2 रखिएगा तो ये आपका F1 F2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को ध्यान से देखिएगा, इस वैल्यू को आप ध्यान से देखिए। और एक बार हम क्या करते हैं कि हमें चूँकि ऑप्शन से चेक करना है, तो ऑप्शन में दिया गया है क्या, जो F1 हर एक में F1 और F2 ये लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा। देखिए F जो रिजल्टेंट है वो इक्वल टू होगा F1 माइनस F2 के, या फिर लेस देन होगा F1 माइनस F2 के मैग्नीट्यूड के, या फिर ग्रेटर देन होगा F1 माइनस F2 के मैग्नीट्यूड से, या फिर मे भी इक्वल टू होगा। ठीक है, तो इक्वल टू भी होगा, F में भी इक्वल टू, F मस्ट भी इक्वल टू, मे भी इक्वल टू। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ, अब एक बार क्योंकि ऑप्शन में आपको दिया गया है कि F1 माइनस F2 के से बड़ा होगा रिजल्टेंट F या छोटा, इसलिए एक बार इस वाले जो दिया गया है ऑप्शन में कंपेयर करने को, उसका भी तो आपको रिजल्टेंट निकालने पड़ेंगे, और उसका भी रिजल्टेंट आप निकालिएगा। तो मैं आप सभी के लिए बना के रख चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। चूँकि इसका F1 और F2 का मैग्नीट्यूड या फिर रिजल्टेंट आपका फार्मूला ये हो जाएगा। यहाँ पे F का रिजल्टेंट वाले केस में ए प्लस में था, F प्लस में था, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, तो सिंपल सा आप A माइनस B के फार्मूला को ही समझ लो, और अंडर रूट के अंदर cos थीटा, cos के साथ मतलब 2 इंटू AB के साथ cos थीटा लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो गया, फार्मूला से हमारा ये माइनस हुआ। ठीक है, और अब जाके cos थीटा की जगह पे 120 डिग्री रखिएगा, और 120 डिग्री का मान -½ होता है। तो ये तो आपका 2 से 2 कटा, फिर निगेटिव को पॉजिटिव बना दिया, तो ये आपका माइनस वाला कंपोनेंट आप करते हैं, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से आपका रिजल्टेंट आता है। F माइनस F2 का मैग्नीट्यूड A आ रहा है, और रिजल्टेंट जो F था, या फिर मैं कह लूँ F1 प्लस F2 था, उसका यहाँ पे रिजल्टेंट जो है उसका जो वैल्यू यहाँ पे A आ रहा है। अब आप सभी को देखने से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे प्लस वाले में हमारा माइनस आ गया, और यहाँ पे माइनस वाले में हमारा प्लस आ रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है, और एक में F1 प्लस F2 हम लोग जोड़ रहे हैं, और एक में F1 और F2 घटा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो F है वो छोटा है F माइनस F2 से। क्यों, क्योंकि एंगल जो दिया हुआ है cos 120 डिग्री, सब उसका कमाल है। यहाँ पे प्लस वाले को ही छोटा कर दिया और माइनस वाले को ही बड़ा कर दिया, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं F मस्ट बी लेस देन F1 माइनस F2। F जो है वो छोटा होगा और ये वाला बड़ा होगा। आपके सामने है, आपके सामने वैल्यू रखा हुआ है, आप सभी अपना से दिमाग लगाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, F मस्ट बी लेस देन क्या चीज़ के, तो F1 माइनस F2 के मैग्नीट्यूड के, या फिर उसका भी रिजल्टेंट आप कह ले। तो चलिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है मैं फिर से बता दूँ, ऑप्शन बी होगा, F मस्ट बी लेस देन F माइनस F2।
और ये जो पीडीएफ है उसको आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे बाद में। पहले ऐप में आपको कोर्स ज्वाइन करने पड़ेंगे, जहाँ पे आपको सारा बुक्स, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिलेगा। अगर आप सचमुच एक डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, आप सचमुच जी जोर लगा के पढ़ना चाहते हैं, तो वो आपको कोर्स लेना पड़ेगा। 100 रुपीज़ का कोर्स, क्या उसमें सारा पीडीएफ चीज़ है। और भविष्य में जितने भी एग्ज़ाम आएंगे वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मात्र 100 रुपया में फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का सब कुछ स्टडी मटेरियल इम्पोर्टेंट पीडीएफ यहाँ पे उपलब्ध है, मात्र 100 रुपया में। फी इसलिए देना ज़रूरी होता है क्योंकि फ्री की चीज़ों का महत्व आप सभी नहीं करते हैं, और जब आप पैसे पे करिएगा तब उसे आप लोग मेहनत करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ मेरा कुछ गया है तो उसे मैं मेहनत से पढ़ूँ, ठीक है। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, बेटू पॉलिटेक्निक ऐप, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3rd नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जहाँ पे पूछा गया है ए बॉडी इज रेस्टिंग ऑन ए प्लेन इंक्लाइंड एट angle of 30 degree to horizontal, the force would be required to slide it down if the coefficient of friction between body and plane is 0.3। बोला गया है कि एक जो बॉडी है वो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड सरफेस, यानी कि इंक्लाइंड का मतलब होता है किसी एंगल पर। ए हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, ए लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गया। इंक्लाइंड का हिंदी पता नहीं, यहाँ पे हिंदी दिया गया होगा। इंक्लाइन का मतलब आप सभी देख सकते हैं, झुका हुआ आप मान सकते हैं। 30 डिग्री पे यहाँ पे इंक्लाइंड है, ठीक है, झुका हुआ है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल को देखते अगर आप उससे एंगल नापे तो। और एक बॉडी रेस्टिंग ऑन ए प्लेन, प्लेन पे मास एम को एम मान लेते हैं, कोई भी द्रव्यमान बॉडी जो है वो एम मास का है, 30 डिग्री पे झुका हुआ है। बोल रहा है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है 0.3, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू मान लीजिए, तो वो 0.3 है। अब बोला गया है कि इस पे क्या फोर्स लगाया जाए, इस पर क्या फोर्स लगाया जाए कि ये जो ब्लॉक है वो नीचे घिसक जाए, ठीक है, स्लाइड कर जाए, स्लाइड इट डाउन मतलब नीचे फिसल जाए, इस पे कितना फोर्स लगाया जाए। तो यहाँ पे मैं आंसर बता दिया हूँ कि यह ऑटोमेटिकली फिसलेगा। क्यों फिसलेगा? क्योंकि पहले तो मैं आप सभी को बताऊँ कि इसका जो एम है मास पर, तो नीचे एम जी इस पे वेट या फिर फोर्स लगेगा। आपको गुरुत्वाकर्षण बल से आप ऊपर किसी वस्तु को रखते हैं तो उस पर एम जी, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल जी जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और उसके साथ मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और वेट पर वो नीचे ऑटोमेटिकली बल लगा रहा होगा एम मास का वस्तु। लेकिन ये जो 30 डिग्री है वो 30 डिग्री एंगल आपका इस वाले कंपोनेंट में बन जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यानी कि एफ cos 30 डिग्री, एफ cos 30 डिग्री, एफ cos 30 असल में एम जी ही तो है, एफ के जगह पे एम जी आप लिख दीजिए। और इस वाले कंपोनेंट में आपका एम जी साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो यही बनाया गया है, जो कि यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं आप सभी को पीडीएफ के माध्यम से ही बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं इधर का जो कंपोनेंट होगा एफ साइन 30, इधर का कंपोनेंट होगा वो एफ cos 30, और ऊपर नॉर्मल लगता है, आपको पता है, तो नॉर्मल आपके एम जी cos 30 तो हो ही गए, देख सकते हैं नॉर्मल ये रहा। यहाँ पे फोर्स जो है ये जो आपका क्या बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, इस तरफ आपका एफ साइन 30 लगेगा, तो जिस तरफ मतलब ब्लॉक का डायरेक्शन है उसके अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वो आपका म्यू एन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल लीजिए, वो आपका म्यू एन होता है। म्यू एन से नॉर्मल, म्यू से आपका होता है फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। तो म्यू तो दिया गया है फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3, और नॉर्मल आपको पता ही है कि एम जी cos 30 होगा,
ठीक है। mg cos 30 होगा नॉर्मल, तो नॉर्मल हमें पता है और म्यू भी पता है। तो हम क्यों ना एक बार इस वाले कंपोनेंट का हम लोग वैल्यू निकाले। तो इस वाले कंपोनेंट का वैल्यू कुछ इतना आया हमारा, ध्यान दीजिए इतना आया, ठीक है। 2.5 m इतना वैल्यू आया। इस वाला जो फोर्स है उसका वैल्यू है, अपर केस में जो फोर्स होगा उसका इतना वैल्यू आएगा, ठीक है। और नीचे F sin 30 जो लगेगा उसका वैल्यू जाएगा, वो आएगा 4.9 m आएगा। यहाँ पे देख लीजिए बनाया गया है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये आपका 4.9 m जो फोर्स है वो बड़ा है 2.4 m से। मास तो हर एक केस में सेम ही रहेगा ना, मास हमें नहीं पता है, फिर भी आप देख सकते हैं मास में 2.5 से मल्टीप्लाई है और मास में 4.9 से मल्टीप्लाई है, तो ऑब्वियसली सी बात है 4.9 बड़ा होगा। यानी कि F sin 30 ऑलरेडी इधर वाला जो फोर्स है ऑलरेडी बड़ा है इस तरफ की फोर्स से। तो इसमें बोला है कितना फोर्स लगाया जाए, फोर्स हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपका नीचे स्लाइड कर रहा होगा। और आप इसे समझना चाहे तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि बोला गया है कि फोर्स बॉडी जो है वो रुका हुआ है। बॉडी जब रुका हुआ है तो यहाँ पे एफ नेट जो होगा वो आपका 0 होगा, और फोर्स जो होता है वो आपका मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन तो 0 होगा, तो यहाँ पे मास भी 0 को ए को इधर पीछेगा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से कहा जाए तो ये आपका ऐसे ये मेथड गलत है, लेकिन यहाँ से भी फोर्स 0 आ सकता है। बट यहाँ समझने वाला कंसेप्ट जो है वो है ये है कि जो अपर केस में जो फोर्स लग रहा है वो 2.5 m ही है, और नीचे इस इंक्लाइंड के नीचे स्लाइड वाला जो फोर्स है F sin 30 वो आपका 4.9 m है। तो नीचे वाला फोर्स अभी रेस्ट में है तो भी ग्रेटर देन है, ठीक है, अपर वाले इंक्लाइंड फोर्स से। इसलिए हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि 0 फोर्स ही लगाना पड़ेगा और ये पहले से ही स्लाइड कर रहा होगा। तो कंसेप्ट ये रहा। तो देख लेते हैं इसका आंसर। यहाँ पे देख लीजिए शून्य जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोर्स हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 फोर्स लगेगा और ब्लॉक जो है बॉडी जो है वो स्लाइड कर रहा होगा इंक्लाइन प्लेन पे। 4th नंबर क्वेश्चन है द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज नोन एज। तो यहाँ पे जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर यहाँ पे स्लाइडिंग करना शुरू कर देता है तो उस समय लगने वाला जो अधिकतम मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल को डैश कहते हैं। तो ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन का डिफिनीसन ही है। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, आप कह सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। आप यहाँ पे कुछ परिभाषा भी दे दिया गया होगा जो आपके PDF में है, आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे होता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले बिफोर ए बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, 4 का बी हो गया। 5th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे बोला गया है कनकरेंट फोर्सेस, ठीक है। कनकरेंट फोर्सेस यानी कि किसी एक ही लाइन पे कितना भी फोर्स क्यों ना आए, ठीक है, कोई भी फोर्स एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा हो तो वो आपका क्या बोला जाता है, कनकरेंट फोर्स सिस्टम। ये आपका हो गया एक किसी भी पॉइंट पे सारे फोर्स मिल रहे हो। बट यहाँ पे दे दिया गया है कि 2D ही डायमेंशन में है,
ये आपके 3D डायमेंशन में भी हो सकते थे कि कोई फोर्स ऊपर से आ जाए, कोई फोर्स बगल से आ जाए, कोई फोर्स नीचे से आ जाए, कोई फोर्स बाएं तरफ से आ जाए, तो ये 3D डायमेंशन में भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे कंकरेंट फोर्सेस में केस जो दे दिया गया है 2D डायमेंशन ही है। यानी कि 2D डायमेंशन क्या होता है, तो आपका मान लीजिए मोबाइल का जो स्क्रीन है उसमें हम लोग भले ही आदमी को देखते हैं, लेकिन उस आदमी का फिगर भी 2D में ही होता है। 2D मतलब क्या, एकदम फ्लैट होता है। क्या हमें उस स्क्रीन को छुइएगा तो आदमी छूता हुआ नज़र दिखेगा? नहीं। क्या आदमी का मोटाई चौड़ाई को आप नाप पाइएगा? नहीं। इसलिए 2D का मतलब एक ही प्लेन पे कंकरेंट फोर्सेस मिल रहे होंगे, कंकरेंट फोर्स सिस्टम, जो कि आप कह सकते हैं 2D पे है, यानी कि एक ही प्लेन पे होने वाला है। फोर्स जो है सभी फोर्स सिस्टम वो मिलने वाला है और एक ही प्लेन पे मिलने वाला है। यानी कि यह प्लेन मान लेते हैं पाई है, तो एक कोप्लेनर ही होगा एक ही प्लेन पे, यानी कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर मतलब यहाँ पे एक से अधिक पे, जैसे 2D में यहाँ पे 3D है आपका फिगर बन गया, तो कोई फोर्स अगर यहाँ से भी आता और यहाँ पे कट करता और यहाँ से भी ये फोर्स कट कर ही रहा है, फर्स्ट वाले प्लेन से भी सेकेंड वाले प्लेन से भी इसको एक बिंदु पे कट कर देता। फिर मान लेते हैं जेड वाले प्लेन से भी किसी एक पॉइंट पे कट करता। तो यहाँ पे 3D वाले केस में यहाँ पे क्या होता, नॉन कोप्लेनर हो जाता है। एक से अधिक प्लेन पे उसका लाइन है वो बिलोंग कर रहा है और इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। बट यहाँ पे 2D डायमेंशन है, तो यह एक ही प्लेन पे ही कट कर रहा होगा। तो प्लेन एक ही प्लेन, तो आपको कोप्लेनर होगा। कोप्लेनर क्यों होगा पता चलेगा, ठीक है। अब लीनियर बोला गया है, तो लीनियर तो होगा ही नहीं। लीनियर मतलब एक ही दिशा में कट कर रहा हो, नहीं, आपके किसी अदर दिशा में भी हो सकते हैं। और नॉन लीनियर मतलब नॉन लीनियर है कि यहाँ पे किसी भी दिशा से कट कर रहा हो, तो नॉन लीनियर भी हो सकता है, बट ये राइट आंसर नहीं है। और नॉन लीनियर का मतलब ये भी हो सकता है कि किसी दूसरे प्लेन पे भी रेखा हो सकती है, हाँ या ना। तो इसलिए कोप्लेनर ही राइट आंसर हो जाएंगे। 5 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, ए फोर्स इज 60 डिग्री इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल if its rectangular component in the horizontal direction is 50 Newton, then the magnitude of the force in the vertical direction। रेक्टेंगुलर फोर्स भी आपका यही होता है, ये जो आपका एक्स एक्सिस की तरह जो हम लोग कंपोनेंट बना देते हैं और वाई एक्सिस पर भी कंपोनेंट बना देते हैं, यही आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोला जाएगा। बोला गया है कि एफ एक्स मान लेते हैं, ये आपका एफ एक्स है, ये आपका एफ वाई है, ठीक है। और कोई कंपोनेंट जो यहाँ पे रिजल्टेंट है फोर्स का, वो आपका कोई एफ होगा, ठीक है। कोई एफ कंपोनेंट, एफ का कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो 50 न्यूटन है। एफ एक्स को 50 न्यूटन हमें को दे चुका है। तो मान लेते हैं कि ये आपका एंगल थीटा है। थीटा का मानना क्या है, यहाँ पे दिया ही गया है कि हॉरिजॉन्टल के से मतलब जो फोर्स है वो आपका 60 डिग्री बना रहा है। तो एफ एक्स जो होगा वो 50 न्यूटन दिया हुआ है, लेकिन इसका एफ एक्स पर कंपोनेंट जो आपका बनेगा वो एफ इंटू कॉस 60 डिग्री होगा। और एफ वाई पे जो इसका फोर्स का कंपोनेंट होगा वो एफ साइन 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं कि एफ कॉस 60, तो हमें 50 मेंशन ही है, 15 न्यूटन दिया गया है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। एफ यहाँ पे
साइन 30 डिग्री ले लिया हूँ, बट यहाँ पे साइन 30 या फिर एफ कॉस 30 इक्वल ही ना होता है, मतलब कॉस 60 या फिर साइन 30 इक्वल होता है। कॉस 60 बराबर 1/2 होगा, 1/2 को उधर भेज दीजिएगा तो एफ जो है वो आपके निकल के आ गए कितना, तो आपका निकल के आ गया 100 न्यूटन। 100 एफ जो है वो आपका 100 निकल के आ गया, ए जो है वो आपका 100 न्यूटन निकल के आ गया है। तो आपको एफ वाई ही तो निकालने हैं, वर्टिकल यहाँ पे देख सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो एफ वाई बराबर हमने क्या लिखा था, एफ साइन 30, एफ साइन 60। तो यहाँ पे देख लीजिए एफ हमने निकाल लिया है 100 और साइन 60 जो होगा वो आपका √3/2, जो कि करीब इसको कैलकुलेट करिएगा तो 87 न्यूटन आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। कैलकुलेटर तो आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाने होते हैं, ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेशन का आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं उठाने पड़ेंगे, कैलकुलेटर आपको एग्जामिनेशन हॉल में ले जाने होते हैं। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर। यहाँ पे ध्यान दीजिए 7th नंबर क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज। स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर हिंदी में इसको स्थैतिक घर्षण का गुणांक क्या होगा, मतलब डैश। ऑप्शन देखने हैं, लेस देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लेस देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 25% बड़ा होता है। यहाँ पे दिया गया है म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, फर्स्ट नंबर गलत हो गया। उसके बाद है देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का परिभाषा ही होता है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, जहाँ पे एक बॉडी किसी एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे स्लाइड करने लगे तो मैक्सिमम फ्रिक्शन का बात हो रहा है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, तो उससे तो बड़ा कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता है। तो ये भी आपके गलत हो गए, ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ये गलत हो जाएंगे। इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इक्वल भी नहीं होगा। ठीक है, मैंने बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होता है तो इक्वल कहाँ से होगा। इसके बाद बोला गया है कि इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज बोलिए या फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलिए, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, इसके बराबर होगा। मैं आप सभी को यहाँ पे सारा डिटेल्स बता दिया हूँ। ये आप सभी देख सकते हैं। ये जो आपका यहाँ पे डिफिनेशन होगा, द एंगल व्हिच रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन विच मेक द नॉर्मल रिएक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो आपके एंगल होते हैं उसको ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। बट द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये आपका इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आप सभी का ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे, इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और यहाँ पे मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि कौन सा फ्रिक्शन छोटा होता है, कौन सा फ्रिक्शन बड़ा होता है। ये आपके कोई अदर भी क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैंने बताया जैसे कि काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है 25% स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर आपसे पूछ दे, कोई हिसाब पूछ दे कि सबसे, अब 4 ऑप्शन दे दे, उसमें से पूछ दे से इनमें से सबसे स्मॉलर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसका होगा, तो रोलिंग फ्रिक्शन का फ्रिक्शनल कोफिशिएंट सबसे छोटा होता है। क्यों होता है आप समझ लीजिए
कि ये आपका एक बेलनाकार या फिर चक्का ही मान लीजिए, व्हील ही मान लीजिए, ये जब आपका रोटेट होगा, तो इसका कांटेक्ट ऑफ सरफेस पे एक इसका कांटेक्ट बहुत ही कम पड़ेगा, और साथ में साथ इसका रोलिंग है तो ऑटोमेटिकली बहुत तेज़ी से यहाँ पे चक्कर काटते हुए चला जाएगा। तो इसलिए रोलिंग फ्रिक्शनल पर बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहता है। तो सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे अधिक, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर। ए स्कूटर ऑफ मास 120 kg, ब्रेक्स are applied so that the wheels stop rolling and start skidding. The force of friction if the coefficient of friction is 0.4. यहाँ पे फिर वही फ्रिक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। बोला गया है कि स्कूटर में आप ब्रेक मारते हैं, स्कूटर का चक्का है, आपने ब्रेक मारा तो यह चक्का इसका नचना, रिवॉल्व करना बंद हो गया और यहाँ पे इतना दूर घिसक गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दे दिया है 0.4, म्यू जो है वो 0.4 दे दिया है। और चक्का जब घिसकेगा तो उसके ऊपर तो नॉर्मल तो हर एक पर लगता ही है, नॉर्मल तो होता ही है, कंटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में एक फोर्स लगता है, वो नॉर्मल होगा। और नीचे आपको पता है कि धरती माता के आशीर्वाद से नीचे गुरुत्वाकर्षण बल, इसके मास इसका स्कूटर का जो मास होगा उसमें जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना इसका वेट नीचे लग रहा होगा, यानी कि नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा एम जी क्या होता है, तो ये आपका वेट हो गया। स्कूटर का असली मास है 120 kg, लेकिन इसका वेट जो होगा उसमें 10 टाइम्स, चूँकि जी से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 9.8 या फिर 10 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, उसका वेट उतना लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ, यहाँ से आप लोग निकालिएगा तो वेट आपका निकल गया है, कितना वेट निकला है, तो आपका 1200 न्यूटन, जी को यहाँ पे 10 मान लिया गया है तो 1200 न्यूटन हुआ। और लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका म्यूएन होता है तो 0.4, और नॉर्मल तो ये था, क्यों नॉर्मल इतना निकला वो मैंने बताया। और यहाँ पे 0.4 से 1200 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 480 न्यूटन आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दे दिया गया है डी में, डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे है 9th नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है द लॉ ऑफ सर्टेन लिफ्टिंग मशीन, यहाँ पे द लॉ ऑफ सर्टेन लिफ्टिंग मशीन P बराबर W/50 + 8 दिन द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। यहाँ पे आप इक्वेशन कह ले या फिर लॉ ऑफ सर्टेन मशीन कह ले, इसको इसका स्टैंडर्ड वे होता है P बराबर mW + C। W बराबर लोड कर ले, वेट कर ले, P बराबर एफर्ट हो गया, M बराबर स्लोप हो गया। तो ये जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, स्टैंडर्ड लॉ ऑफ लिफ्टिंग मशीन ये हो गया इक्वेशन। तो इसको आप इससे कंपेयरिंग कीजिए, और आपको पता है M जो स्लोप होता है वही आपका बोला जाए तो एंगल भी होता है, स्लोप को ही यहाँ पे आपको पता चल जाएंगे तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो आपका 1/, स्लोप होता है। तो यहाँ से कंपेयर कीजिएगा तो P बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं 1/50 और W + 8। तो यहाँ पे कंपेयर कीजिए, P के जगह पे P है, बिल्कुल है, M के जगह पे 1/50 हुआ, W के जगह पे W है, C के जगह कोई कांस्टेंट यानी 8 है। तो यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि M जो है वो हमारा 1/50 है। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज बराबर 1/1/50 कीजिएगा तो 50 ऊपर चला जाएगा,
यानी कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50 हो जाएंगे। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, आइडियल एफर्ट रिक्वायर्ड टू रन ए मशीन इज। आइडियल एफर्ट हमें कितना आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, किसी मशीन को रन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको बताए गए हैं फार्मूले, देख सकते हैं आप लोग। लोड्स लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, लोड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन का एक फार्मूला ये होता है WI माइनस W एक्चुअल, ठीक है। लोड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन W आइडियल माइनस W एक्चुअल, लेकिन यहाँ पे आपसे एफर्ट पूछा गया है तो मैं वो भी लिख दिया हूँ ताकि आपको किसी विषय में लोड के बारे में पूछ दे, आइडियल लोड में रन मशीन करने के लिए कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है। यहाँ पे आइडियल एफर्ट की बात हो रही है, तो आइडियल एफर्ट जो होता है वो आपका PF बराबर होता है P एक्चुअल, एफर्ट एक्चुअल माइनस एफर्ट आइडियल। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर हम लोग P एफर्ट एक्चुअल में से एक्चुअल आइडियल P आइडियल में घटा रहे हैं तो P एक्चुअल बड़ा ही होगा, तभी तो हम बड़े में से ही ना छोटे को घटाते हैं। तो इससे इस वाले जो हमारा जो इक्वेशन है या फिर जो रूल है उससे ये पता चल रहा है कि P एक्चुअल जो होगा P आइडियल से बड़ा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए राइट आंसर हो जाएंगे आइडियल एफर्ट इज लेस देन एक्चुअल एफर्ट, ठीक है। आइडियल एफर्ट इज लेस देन एक्चुअल एफर्ट, यानी कि एक्चुअल एफर्ट बड़ा होगा। 11th नंबर ये आपका क्वेश्चन रहा। ये आपसे पूछा जा रहा है कि इफ़ ए डबल थ्रीडेड, इफ़ द वर्म इज डबल थ्रीडेड then for one revolution of effort wheel the worm wheel will be moved by dash teeth। तो इसके बारे में डबल थ्रीड और एफर्ट व्हील, रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील, ये सब के बारे में, वर्म व्हील डबल थ्रीडेड या फिर सिंगल थ्रीडेड, मल्टीपल थ्रीडेड, इस सब के बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी। बस यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक ये है कि अगर यहाँ पे जितना भी यहाँ पे मैं बताया हूँ कि वर्म व्हील में आपके जितना नंबर्स ऑफ थ्रेड होंगे उतना नंबर्स ऑफ टीथ होंगे। तो बोला गया था कि डबल नंबर ऑफ थ्रेड है तो यहाँ पे डबल नंबर ऑफ टीथ भी हो जाएंगे, यानी कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे सिंगल थ्रेडेड रहता तो इसका आंसर सिंगल हो जाता, ठीक है। वर्म व्हील विल बी मूव्ड बाय सिंगल टीथ, यहाँ पे सिंगल थ्रेडेड रहता तो सिंगल टीथ से मूव करता। मल्टीपल थ्रेड रहता तो यहाँ पे ये जो द वर्म व्हील विल बी मूव्ड बाय मल्टीपल टीथ्स हो जाता। तो यही बात है, यहाँ पे डबल थ्रेड है तो 2 टीथ्स राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि ए वेट ऑफ 2 kg न्यूटन कैन लिफ्ट बाय एन एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन इफ़ द वेलोसिटी रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज इज 20 देन द मशीन का बोला गया है। मशीन के बारे में पूछ रहा है कि वो रिवर्सिबल मशीन होगा, इरिवर्सिबल, या फिर आइडियल होगा, या नॉन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, तो सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज आपको निकालने होंगे। मैकेनिकल एडवांटेज क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है, वेट गिवन है और एफर्ट गिवन है। तो मैकेनिकल एडवांटेज ही तो होता है लोड अपन या फिर वेट अपन एफर्ट भी। तो लोड जो है वो आपका 2 किलो न्यूटन है या फिर वेट दिया गया है, और एफर्ट जो है वो आपका 100 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो आपका क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन है। तो किलो यानी कि कितना हो जाएगा, 2000 न्यूटन हो जाएगा। किलो न्यूटन के जगह पे न्यूटन बदलिएगा तो आपका 2000 न्यूटन बटे 100 न्यूटन
न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, और तो यहाँ पे बच गया हमारा क्या, तो 20। मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो हमारा 20 आ गया। अब देखिए, अब इफ़िशियंसी क्या होता है। इफ़िशियंसी होता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज 20 और मशीन का जो वेलोसिटी रेशियो 20 भी दिया गया है, 20 ही दे दिया गया है। तो यहाँ से एफिशिएंसी है वो आपका कट के 1 आया। 1 यानी कि इससे 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 100% हो गया। तो 100% में आपका मशीन क्या, जब किसी भी मशीन का एफिशिएंसी 100% हो तो इसका मतलब है कि वो मशीन आपका आइडियल मशीन हो गया। आइडियल मशीन प्रैक्टिकल हमारे वर्ल्ड लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेट एज्यूम आपके मान लिया जाए 100% एफिशिएंसी हो तो उसे आइडियल मशीन बोलते हैं। क्यों पॉसिबल नहीं है आइडियल मशीन हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारे जो वर्ल्ड में? क्योंकि कोई भी ऐसा मशीन नहीं बनाया जाए जो 100% कार्य करके दे। मतलब उसमें कुछ ना कुछ लॉस होना तय ही है, चाहे उसमें एरर 0.00% ही क्यों ना हो, 0.01% ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ एरर होंगे उस मशीन में, उसका एफिशिएंसी कुछ ना कुछ कम होगा। लेकिन यहाँ पे 100% जिसका एफिशिएंसी हो उसको आइडियल मशीन बोलते हैं। ऑप्शन ए में है रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल। बोथ ए एंड बी दोनों तो होगा नहीं, रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल होगा नहीं, नॉन ऑफ दीज हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी अगर लेस देन हो 50% से तो आपका नॉन रिवर्सिबल हो, एफिशिएंसी ग्रेटर देन होगा 50% से तो ये आपका रिवर्सिबल मशीन का केस हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका बोल रहा है कि ए सिंपल सपोर्टेड बीम लेंथ 6 meter carry at a point load 60 kilonewton at a distance of 4 meter from the left support, the support reaction are। यहाँ पे यही है कि मैं ग्राफ अगर बताऊँ तो एक मान लीजिए क्या सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ये आपका यहाँ पे फिक्स होगा, यहाँ पे आपका रोलर वाला केस होगा, ठीक है। ये हो गया। बोला क्या है कि 6 मीटर पर, यहाँ पे 6 मीटर नहीं 6 मीटर इस दोनों टोटल लेंथ है, ठीक है। और 4 मीटर पे एक 16 किलो न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लगता है, या फिर कह ले तो नॉर्मल लगता है। तो आपको बताने हैं कि द सपोर्ट बीम रिएक्शन है, तो इसके बीम का सपोर्ट बीम रिएक्शन क्या होगा। तो ए दूरी आपका 4 मीटर हो जाएगा, ये आपका 2 मीटर हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सिग्मा कहले Fx हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में भी 0 होता है अगर आपको निकालने हैं सपोर्ट रिएक्शन तो, और एक बार आपको सिग्मा Fy करके Fy बराबर 0 करके बनाने होंगे। यानी वर्टिकल आपको कौन कौन सा फोर्स देखने को मिल रहा है और हॉरिजॉन्टल आपका कौन सा फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल केवल आपको एक ही दिखने को मिल रहे हैं क्या, तो आप कह सकते हैं H बराबर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एट पॉइंट ए आपका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा Fx 0 होगा, तो इधर तो हॉरिजॉन्टल में आपका कोई भी मोमेंट है ही नहीं, या फिर कोई भी फोर्स है ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैं आप सभी के लिए बना के रखा हूँ, आप सभी देख सकते हैं। और Fy के केस में, हॉरिजॉन्टल के केस में आपका देखिए 60 न्यूटन नीचे लग रहा है तो -60, ठीक है। 60 किलो न्यूटन है ना, तो 60 किलो न्यूटन है, तो चलिए किलो न्यूटन में ही यहाँ पे शायद आपका आंसर दिया गया होगा।
हाँ 6 किलो न्यूटन में ही दिया गया है, तो इसलिए किलो न्यूटन को हम लोग न्यूटन में क्यों बदले। और फिर देखिए भी ए ऊपर की तरफ लग रहा है, और इस वाले पॉइंट बी पर भी आपका ऊपर की तरफ लग रहा है, तो भी ए प्लस भी बराबर 60 किलो न्यूटन। और यहाँ पे एच ए हॉरिजॉन्टल में तो आपका 0 निकल आया, ठीक है। और यहाँ पे मोमेंट आपको निकालना है। अब मोमेंट ऑफ निकालिएगा, समेसन ऑफ मोमेंट निकालिएगा आप एट पॉइंट ए। तो इस वाले से तो ये 0 हो गया, बट यहाँ पे देखिए इस वाले में मोमेंट क्या होता है, तो आपका फोर्स, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, वो आपका मोमेंट हो गया। तो मोमेंट 60 न्यूटन पे कुछ इस प्रकार यहाँ पे क्लॉकवाइज लगेगा। तो यहाँ पे नीचे वाले को क्यों ना निगेटिव ले लिया जाए, ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लिया जाए। तो बी के सामने जो यहाँ पे मोमेंट जो होगा वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, तो उसको भी ए की जगह पे हम लोग, और डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, यहाँ से यहाँ देखिए 6 मीटर का डिस्टेंस है पॉइंट बी पर। तो यहाँ पे जो मोमेंट होगा वी इंटू 6, और यहाँ पे 60 न्यूटन के सामने का जो डिस्टेंस है वो आपका है 4 मीटर। तो 4 मीटर में -60 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है। किसी अपवर्ड को आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड को निगेटिव लीजिए, या फिर डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं तो अपवर्ड को निगेटिव लीजिए। तो या फिर एंटी क्लॉकवाइज आप कह सकते हैं। तो यहाँ से आपका भी 40 किलो न्यूटन निकल गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आप डाल दीजिएगा तो भी आपका निकल गया। भी बराबर भी 20 न्यूटन, आपका 20 किलो न्यूटन निकल जाएगा। तो सपोर्ट रिएक्शन भी आर आपका 20-40 किलो न्यूटन रिस्पेक्टिवली हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 20-40 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नंबर ऑफ रिएक्शन पॉसिबल एट फिक्स सपोर्ट फॉर जनरल लोडिंग आर। तो फिक्स सपोर्ट आपका ये होता है, ठीक है, ये आपका फिक्स सपोर्ट हुआ। तो यहाँ पे एक तो अपर में आपका वर्टिकल कंपोनेंट या फिर कह ले तो सपोर्ट रिएक्शन लगेगा भी ए, ठीक है। एक तरफ इधर लगेगा भी कह ले, या फिर हॉरिजॉन्टल को एच ए आप बोल ले, ठीक है। और एक लगेगा आपका यहीं पे, क्या यहीं पे लगेगा आपका मोमेंट वाला। मोमेंट भले ही 0 लगेगा, तो मोमेंट को क्या बोला जाए, तो एम एट पॉइंट ए भी 0 ही क्यों ना हो, लेकिन ये आपका लगेगा। तो तीन नंबर ऑफ रिएक्शन पॉसिबल है। फिक्स सपोर्ट में आपके 3 नंबर ऑफ रिएक्शन पॉसिबल है। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, मैं बहुत ही अच्छे से बताया हूँ कि किस सपोर्ट में कितना रिएक्शन पॉसिबल होता है। रोलर सपोर्ट का डायग्राम ये रहा, इसमें आपके केवल और केवल एक ही नंबर ऑफ रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। रोलर सपोर्ट में एक रिएक्शन पॉसिबल है और वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और हिंज सपोर्ट या फिर पिन सपोर्ट, हिंज सपोर्ट में रोलिंग नहीं होता है, यहाँ पे हिंग कर दिया जाता है। या फिर पिन सपोर्ट, इसमें आपके 2 फोर्स लगेंगे या फिर 2 रिएक्शन लगेंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एच ए, ठीक है, और भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, या फिर भी है, तो ये आपके 2, इसको ही हिंग सपोर्ट या पिन सपोर्ट भी बोला जाता है। एक होता है फिक्स सपोर्ट, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है, इसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रोटेशनल रिएक्शन होंगे। और हिंग सपोर्ट का डायग्राम कह ले या फिर फिगर जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से होगा। एक होता है सिंपल सपोर्ट का यहाँ पे डायग्राम ए है, फिगर ए है। इसमें कोई भी फिक्स नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ भी एक रिएक्शन ही पॉसिबल है। और फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये सभी आप लोग नोट डाउन कर ले।
कोई भी आपका सपोर्ट दे आपको बना के आना है अब, ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिक्स सपोर्ट में 3 नंबर ऑफ रिएक्शन पॉसिबल है, रोलर में आपके 1, हिंग सपोर्ट में या फिर पिन सपोर्ट में आपके 2, और सिंपल सपोर्ट हो तो उसमें आपके 1, और सिंपली बीम सपोर्टेड हो तो फिर आपका वहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये आपका है 15वां नंबर क्वेश्चन। डैश इज ए बीम विथ 1 एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड सिंपली सपोर्टेड। यानी कि बोला गया है कि वो कौन सा बीम है जो इसका एक एंड को हम लोग फिक्स कर दे और एक बीम को हम लोग सिंपली सपोर्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो इस बीम को कैंटिलीवर बीम बोला जाता है। एक तरफ फिक्स और एक तरफ फ्री ही सिंपली सपोर्ट कर दिया गया है, तो ये आपका कैंटिलीवर या फिर प्रोपेड कैंटिलीवर बीम बोला जाता है। 16वां नंबर क्वेश्चन है, इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द influence of a set of non-collinear forces, then the minimum number of force has to be। यहाँ पे बोला गया है यदि वस्तु यहाँ पे क्या बोला गया है, तो नॉन कोलिनियर फोर्स के समूह के प्रभाव में संतुलन में है तो बलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्यों होगा आप सभी को यहाँ पे ज़रूर बतलाया गया होगा, ठीक है। कैंटिलीवर बीम हैज 1 फिक्स्ड एंड एंड द अदर एंड इज सिंपली सपोर्टेड। वो तो आपका 15वां नंबर क्वेश्चन था। यहाँ पे देख लीजिए 16वां नंबर में बताया गया है, इफ़ द 3 नॉन कोलिनियर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन द 3 फोर्सेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन ऑर्डर, थस मिनिमम फोर्सेस आर 3, ठीक है। सिंपल, since they are non-collinear force they must have at least 3 force of component। यानी कि नॉन कोलिनियर में होगा ना, जैसे कोई एक इधर हो, कोई फोर्स का कंपोनेंट इधर हो, F1 F2 मान लेते हैं इधर इधर हो, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा नॉन कोलिनियर है, बिल्कुल एक दिशा। कोलिनियर क्या मतलब, एक ही लाइन पे हो, कोई फोर्स F1 भी इधर ही हो और F2 भी आपका इधर ही हो, तो ये आपका कोलिनियर हो गया। नॉन कोलिनियर है तो इसका रिजल्टेंट को निकालने के लिए आपको एक न एक और ड्रॉ करना ही पड़ेगा, तो इसलिए 3 एटलीस्ट आपके 3 फोर्सेस होने ही चाहिए, तभी जा कर के हम कह सकते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये आपका 3 राइट आंसर हो गया। बलों की न्यूनतम संख्या आपका 3 होना चाहिए जब नॉन कोलिनियर में आपका बॉडी जो हो इक्विलिब्रियम में हो, तो मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स आपका 3 होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट, यहाँ पे डैश इज एट बेज 0, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सेंट्रॉयड एक्सिस पे आपके फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस आपका वाई बार होता है, बट यहाँ पे सेंट्रॉयड पे बिकॉज द पार्ट ऑफ द एरिया, ठीक है, ऑन द लेफ्ट ऑफ द नेचुरल एक्सिस कॉज काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड द पार्ट ऑफ द एरिया ऑन द राइट साइड ऑफ द नेचुरल एक्सिस centroid causes clockwise movement. Since clockwise and counterclockwise movement are opposite its side and the area on the left and right side of the centroid are equal, the moment of each side will equal and opposite, so the summation of 0। यही बोला गया है कि सेंट्रॉयड एक्सिस पे एक तरफ जितना एरिया होगा, मान लेते हैं एरिया ए, ठीक इसके अपोजिट में भी एरिया उतना ही होगा, मैग्नीट्यूड इतना होगा, बट यहाँ पे डायरेक्शन चूँकि अपोजिट है तो एक को एरिया आप मान लीजिए ए तो दूसरे का ए, इस दोनों को आप अगर जोड़िएगा
तो ए प्लस माइनस ए आपका 0 हो जाएगा। यही बताया गया है कि सेंट्रॉयड एक्सिस पे आपके जो भी बताया गया फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया सेंट्रॉयड एक्सिस पे वो 0 होता है। ठीक है, सेंट्रॉयड एक्सिस राइट आंसर हो जाएंगे। सेंट्रॉयडल एक्सिस 18 नंबर है, द सेंट्रॉयड ऑफ एन इक्वालिटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए लाइज एट ए हाइट। तो इक्वालिटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रॉयड होता है उसके मीडियन का इंटरसेक्शन जहाँ पे होता है वहीं पे इसका सेंट्रॉयड होता है। ठीक है, इक्वालिटरल ट्रायंगल में आपसे सेंट्रॉयड पूछ दे तो इसका मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, कटेगा, वही आपका ये जी हो गया, यानी कि सेंट्रॉयड हो गया। ठीक है, तो इस जो पॉइंट बोला गया है कि ट्रायंगल का साइड जो है वो ए है, तो यहाँ से किसी एक साइड से सेंट्रॉयड तक का दूरी क्या होगा, तो इसे मैं आप सभी को निकाल करके भी बताया हूँ। ये आप कह ले तो मैथ 9th का ही क्वेश्चन है, उससे आप लोग यहाँ से और यहाँ का दूरी आप निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा आपका a/2√3 आ जाएगा। इसलिए सेंट्रॉयड जो है वो किसी भी त्रिभुज के मतलब क्या बोलते हैं इक्वालिटरल ट्रायंगल को, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के किसी भी भुजा से उसका जो दूरी है वो लाई करेगा 2/a/2√3। ठीक है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। तो अर्धगोला का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम इट्स बेस आपका यहाँ पे करीब होता है, और यहाँ का दूरी जो होता है वो क्या होता है, तो 3r/8 होता है। आप याद रख लीजिए, हेमिस्फीयर बोले तो आप 3r/8 आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आधार से इसका दूरी इतना होता है 3r/8। यहीं पे अर्धगोला में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है यहीं पे होगा 3r/2, सेंटर से 3r/2 डिस्टेंस पे। ओके, और यहाँ पे एडिशनल बात ये रहा कि आपसे अगर पूछ दे सर्कल का पूछ दे तो 4r/3π, आयत का पूछ दे तो l/2 b/2, टेरापिज्म यानी कि टेरापिज्म को बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज तो नहीं, समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ पे टेरापिजियम में आपके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा करीब यहाँ पे लाई होगा, और वह साइड से उसका दूरी h/3 यहाँ मान लेते हैं h है। ठीक है, h डिस्टेंस h होगा, तो h का 3 भाग अपॉन मल्टीप्लाई बाई a+2b/a+b, और वही हेमिस्फीयर का 3r/3π। तो आपको पता है कोण का पूछ दे, शंकु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, तो h/4 पे। h/4 पे ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ करेगा, तो h/3 पे। वहीं पे क्यूब का आपसे क्यूब अगर दे दिया जाए उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, तो वो तो आपका लाई करेगा मिडिल में ही। तो आप कह सकते हैं मिडिल में लाई करेगा, तो जो इसका जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, √3a होता है, √3a होता है। तो डायगोनल है तो इसका मिडिल में यानी कि √3a/2, यानी क्यूब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी √3a/2 पे लाई करेगा, सेमी सर्किल के 4/3 पे लाई करेगा। मैंने सभी का बता दिया, ऐसे आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और जो भी पूछे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक सवाल आपके आएंगे और उसे आपको मार के आने हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया 19 का राइट आंसर। 20वां क्वेश्चन है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरिया अबाउट वाई एक्सिस। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरिया अबाउट वाई एक्सिस। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्सिस आपका होता है x बार।
ठीक है। और x बार जो कि होता है आपका इक्वल टू होता है x इंटू डी ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे ही मिल गए, तो ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका जो फार्मूला है वो आपका y बार का फार्मूला है। ये जो है वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं बता दूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पे फर्स्ट मोमेंट नहीं, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया वाला में आपका ये होता है। एक्स के कंपोनेंट में एक्स स्क्वायर डी ए, वाई वाले में आपके वाई स्क्वायर डी ए। तो आशा करता हूँ साथियों आपको 20 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे, और सब्जेक्टिव भी आप सभी देख सकते हैं क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, svt.betupoly वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप लोग पढ़ पाएंगे। डाउनलोड करना चाहते हैं तब तो आपको हमारे ऐप पे आना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। और थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा इस बार से 5 अप्रैल से जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका भी क्वेश्चन पेपर आप सभी हमें भेज दीजिएगा। और लोग नहीं भेजते हैं, इसलिए मैं उनको कहता हूँ कि मैं आपको 10 रुपये प्रत्येक पेपर पे दूंगा, आप लोग भेजिए। हाँ, बट क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। घसा उसा रहे जैसे यहाँ पे ही लिखा हुआ हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। और तो और आपके होने चाहिए क्या, तो हाँ, जैसे यहाँ पे फिगर नहीं, किसी एक ही स्टूडेंट्स को भेजना है। एक और बात, ठीक है, तो कैसे, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं मैसेज डाल दूँगा कि क्वेश्चन पेपर भेजने, तो आप सभी को एक मैसेज डाल देना है कि मैं भेजूँ, मैं कह दूँ यस, तो आपको क्वेश्चन पेपर भेज देने हैं, अपना UPID देना है, आपको 10 रुपये भेज दिए जाएंगे। जितना भी आप भेजिएगा उतना से आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप 10 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर का 10 सब्जेक्ट का भेजते हैं, आपको 100 रुपये मिल जाएंगे। क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, एक ही स्टूडेंट को भेजना है, और मैं यस कर दूं तो आपको भेज देना है, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं, तो UPID आपको भेजेंगे, पैसे मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत मैं बहुत करता हूँ। इसका जो व्यू है वो अधिकतम 1000 तक जा सकता है, और इसे बनाने के लिए मुझे 1 दिन से ज़्यादा का समय लगा है। क्यों? क्योंकि मैं टीचर तो नहीं हूँ, इसलिए मुझे प्रिपरेशन करने पड़ते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ तो भूल जाता है स्टूडेंट्स, पढ़ाई छोड़ता है भूल जाता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे प्रिपरेशन करने में 1 दिन से ज़्यादा समय मैं आपको इस वीडियो पे दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।